हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, है ना। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, उसको समझने से पहले जो हम कुछ, है ना, 11th में पढ़ी हुई कुछ बातें, है ना, रिमाइंड करें, रिकॉल करें। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा है जो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना, मतलब सदिश, ये सब 11th क्लास के टॉपिक्स है जो, तो हमने सदिश के कई सारे प्रकार पढ़े थे। तो क्षेत्रफल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है जो, इसकी सिद्धता भी हमने की थी 11th में, कहाँ पर सदिशों के सदिश गुणनफल से, है ना। शॉर्ट में चलो हम देख भी लेते हैं जो इसका प्रूफ कि क्षेत्रफल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं, वैसे हमको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ ले, शॉर्ट में कर लेते हैं ना। जैसे जो मान लिया हमने कि कोई समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा ये पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं हम इनको, ठीक है ना। तो भुजा पी क्यू किसको व्यक्त कर रही थी, सदिश ए को, और सदिश पी एस, भुजा पी एस व्यक्त कर रही सदिश बी को। मतलब ऐसे मान लो कि दो सदिश है हमारे पास, सदिश ए और बी, इन दोनों ने मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनाया है ना। समांतर चतुर्भुज के लिए दो भुजाएं आवश्यक है, आमने सामने की भुजाएं तो समान होती है ना, बराबर होती। तो दो सदिश ए और बी परस्पर थीटा कोण पर है ना। अब हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्या निकालते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। सिंबल में लिख रहा हूँ जो समझ जाना है इससे, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुणित ऊंचाई। मतलब कौन से क्षेत्रफल का सदिश वो निकाल रहे हैं हम, जो सदिश ए और सदिश बी ने जो समांतर चतुर्भुज बनाया है इसका क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। आधार है हमारे पास, ये देखो जो ये आधार हो गया उसका। अब ऊंचाई निकालना है, तो ये ऊंचाई, उसकी ऊंचाई मतलब उसकी जो समांतर संगत भुजा है ना, समांतर भुजा है, उनके बीच की जो दूरी है, ठीक है ना। तो ये हमारी इसकी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये हमें निकालना है ऊंचाई, मतलब एस, यहाँ एम नाम दे देते हैं हम इसे। ओके, तो आधार हो गया पी क्यू, ऊंचाई हो गई एस एम, है ना, पी क्यू और एस एम। अब हमारे पास पी क्यू का मान तो है ए है, ठीक है ना। पी क्यू का मान क्या है, सदिश उसका परिमाण ए। अब एस एम का मान नहीं है, तो एस एम का मान कहाँ से निकालेंगे, आप देखो यहाँ पर हमने जो संरचना की है उससे एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज एस एम पी। तो एस एम पी में हमको ये लंब का मान निकालना है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, कर्ण का मान हमारे पास मालूम है बी है, थीटा मालूम है, ये कोण मालूम है ना, और लंब ज्ञात करना है। तो फिर देखो जो कौन सी भुजा की बात कर रहे हैं हम, लंब, है ना, कर्ण और कोण। तो इनमें संबंध कौन बताता है, साइन थीटा, है ना। तो हम ये साइन थीटा लगा देंगे इस त्रिभुज में। तो साइन थीटा लगाने पे लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ये जो लंब है, ठीक है ना, इसको नाम दिया हमने एस एम। कर्ण क्या है, बी। कर्ण का मान देंगे केवल, है ना, परिमाण लेते हैं, बी लेंगे बस, है ना, ये साइन थीटा। तो एस एम कितना हो गया हमारे पास, बी साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से पी क्यू आ गया ए, एस एम हो गया बी साइन थीटा। अब हमने यहाँ पर पढ़ के रखा है, तो इससे ये क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब हमने 11 में पढ़ा है ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा के बराबर। ओके, मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण और बीच के कोण की जाके गुणनफल के बराबर होता है ना। तो ये वही आया अभी हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ये मतलब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया है, सदिश ए और बी ने जो क्षेत्रफल घेरी है, ठीक है, वो क्षेत्रफल ठीक किसके बराबर आया, दोनों के सदिश गुणनफल के। अब हमको पता है जो कि सदिश गुणनफल से जो राशि मिलती है वो भी सदिश होती है। तो इसका मतलब इससे क्या सिद्ध हो गया, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है ना। मतलब क्षेत्रफल किसके बराबर आया, ए और बी के सदिश गुणनफल के, है ना। तो ए और बी का सदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल से मिलने वाली राशि भी
सदिश होगी, इसका मतलब क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। ये सिद्ध है ना, सिद्ध हो गया यहाँ पर। वैसे हमको यहाँ इसकी सिद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है, ये 11 का पॉइंट है जो 11 कक्षा में हमने इसे सिद्ध किया है। कहाँ पर सिद्ध किया होगा मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो है ना कौन से बिंदु के अंदर, सदिश गुणनफल का ज्यामितीय रूप, सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय रूप, उस रूप में हमने ये सिद्ध किया था, है ना। चलिए बस इतने की अभी तो 12th में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है आपको, बस इतना ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। ओके, अब क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, जैसे ये एक क्षेत्रफल है, ये इसका जो क्षेत्रफल है जो वो एक सदिश राशि है ना, तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कैसी होती है, पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, बाहर की ओर होती है, ये हमने दिशा भी लिखी है। ठीक है, ओके। और इसकी भी तो ये जो सदिश, जैसे ये क्षेत्रफल है हमारा, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसकी दिशा बताने के लिए हम ये जो सदिश उपयोग कर रहे हैं, इस सदिश को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। मतलब ये जो सदिश के द्वारा हम जो दिशा बता रहे हैं ये क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। ये हमारे पास एक क्षेत्रफल है जो, है ना, इसका ऐसा रखा हुआ है क्षेत्रफल, इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, है ना। तो ये क्या होगी, हमारी क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। मतलब क्षेत्रफल बताने के लिए जो सदिश उपयोग, क्षेत्रफल की दिशा बताने के लिए जो सदिश उपयोग होती है उसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और क्षेत्रफल सदिश को जो कोई भी सिंबल से दर्शा सकते हो आप, डीएस से, मतलब क्षेत्रफल को एस से दर्शा रहे हो तो इसको डीएस से दर्शा सकते हो, ये इसको ए से दर्शा रहे हो तो डीए से दर्शा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है ना। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल सदिश क्या आया समझ में, क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये जैसे हमारा एक क्षेत्रफल है ना, ये ऐसे जो क्षेत्रफल है ना, तो इसकी दिशा कैसी होगी, क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत, है ना, सतह के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर। जैसे हमारा एक बोर्ड है, बोर्ड भी एक पृष्ठ क्षेत्रफल है जो पृष्ठ है ना, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा एक सदिश राशि होगी, इसकी दिशा कैसी होगी, है ना, सतह के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे। ठीक है, तो ये तो हो गई जो किसकी बात, क्षेत्रफल सदिश की बात। ओके, मतलब यह क्षेत्रफल सदिश हमने रिकॉल कर लिया, जो याद कर लिया उसे, 11 में हमने पढ़ा है इसे। ठीक है, चलिए अब ये हो गई बात जो क्षेत्रफल सदिश की, ध्यान रखिएगा। अब देखें नेक्स्ट बिंदु जो हमारा है विद्युत फ्लक्स। अब ये विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले जो फ्लक्स शब्द है इसका मतलब आप समझ लो, फ्लक्स जो इंग्लिश का शब्द है इसका, है ना, मतलब होता है प्रवाह, एक तरह का प्रवाह बोल दो या सिर्फ प्रवाह बोल दो, है ना, फ्लक्स का मतलब प्रवाह। ठीक है, बहाव, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा है जो पानी प्रवाहित हो रहा है ना, पानी प्रवाहित हो रहा है तो हम बोलेंगे वो क्या है, वाटर फ्लक्स है। ठीक है, प्रवाह हो रहा है, जो बौछार हमारे ऊपर आएगी, जैसे मान लो मुझे बाहर, है ना, कहीं से फुहार निकल रही है तो हम उसको बोलेंगे वो वाटर फ्लक्स है। ठीक है ना, जैसे कई हवा चल रही है, जो विंडोज ओपन है, मतलब हमारे घर के रूम का खिड़की खुली है, उसमें से हवा अंदर आ रही है, तो हम वहां कहेंगे वायु फ्लक्स, वायु का प्रवाह। ओके, चलिए ना, तो ये उसका मतलब समझ में आया हमको, विद्युत फ्लक्स का प्रयोग। ओके, अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, मतलब परिभाषा लिखकर तो जो हो जाएगा, शब्द भी आया, मतलब परिभाषा भी 2 मिनट में परिभाषा हो जाएगी, सूत्र भी लिख लेंगे, लेकिन समझो उसकी कि विद्युत फ्लक्स की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी यहाँ पर, है ना, क्यों ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुई। ठीक है, अब उसके लिए मुझे एग्जाम्पल समझो। ठीक है ना, हम उसको दोनों से जोड़ के समझेंगे कि हाँ विद्युत फ्लक्स की कॉन्सेप्ट क्यों बनाई गई होगी, किस लिए बनाई गई होगी। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर, जैसे मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, जो है ना कि एक शावर है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, जो पानी प्रवाहित हो रहा है। ओके, मतलब पानी यहाँ से सी फुहार उसकी निकल रही है, फ्लक्स उसका। ओके, अब हमको यहाँ ये पता करना है, ठीक है, हमको भी तो यहाँ ऐसे पता करना है
कि यहाँ से जो वो द्रव प्रवाह है ना, जल प्रवाह की दर कितनी है, जैसे ठीक है ना, हमको यहाँ बताना है जल प्रवाह की दर। ऐसे बोल दिया गया तो ये एक शावर है, इसमें से पानी आ रहा है, ओके। तो हमको जल प्रवाह की दर निकालना है वहां से। तो दर से मतलब कितने सेकंड में कितना जल उससे प्रवाहित हो रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों बाहर बारिश हो रही है ना, हमको पता करना है कि बारिश कितने इंच हुई है, क्या हुआ है। तो उसके लिए बच्चों क्या टेक्निक है ना, वही टेक्निक हम यहाँ पे अपनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर जल प्रवाहित हो रहा है, हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक कंटेनर में कलेक्ट करेंगे, है ना। मतलब जो जल प्रवाहित हो रहा है, समझना बच्चों, मतलब ये है ना एक एग्जाम्पल है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि विद्युत फ्लक्स की कॉन्सेप्ट क्यों बनाई गई, क्यों उसकी आवश्यकता हमें पड़ी, है ना। चलो तो देखो बच्चों यहाँ पर कि जैसे जल प्रवाहित हो रहा है शावर में से, अब हमें वहां जल प्रवाह की दर निकालनी है। हमने क्या किया, वहां पर एक कंटेनर लिया, ओके, और उस कंटेनर में हम क्या करेंगे, पानी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कंटेनर में देखना बच्चों धाराएं कैसी गिरेगी, कुछ धाराएं सीधी सीधी आएगी, है ना, और कुछ धाराएं ऐसी भी गिरेगी, है ना। जरूरी थोड़ी कि हर पानी की धारा बिल्कुल सीधी ही गिरेगी, कुछ तिरछी भी गिरेगी, होगा कि नहीं, ऐसा संभव है ना यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा जो, अब देखना जो तिरछी गिरेगी उसमें से जो तिरछी आ रही होगी किनारे पे टकरा रही होगी, ओके। तो क्या वो पूरी का पूरी पानी की धारा बाहर चली जाएगी, खुद सोचो, क्या ऐसा होगा कि उसमें से कुछ आधा पानी अंदर आएगा और आधा बाहर चला जाएगा, ऐसे होगा ना, कि जो किनारे पे तिरछी जो धाराएं गिर रही हैं उसका कुछ पानी अंदर आएगा, ये उसकी खाली, और कुछ बाहर चला जाएगा, है ना, ऐसे आया समझ में। अब देखो जो जल, इस पात्र में जो जल कलेक्ट हुआ है, पात्र में जो जल कलेक्ट हुआ कौन सी धाराओं के कारण कलेक्ट हुआ, जो उसमें सीधे आ रही है, डायरेक्ट आ रही है, लंबवत आ रही है ना। जल किसके कारण कलेक्ट हुआ, है ना, शॉर्ट में भी लिखते हैं, जल संग्रह किसके कारण हुआ, लंबवत धाराओं के कारण, है ना। यहाँ से मुझे थोड़ा सा आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको विद्युत फ्लक्स वाली कॉन्सेप्ट से जोड़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ लंबवत से क्यों महत्वपूर्ण है ये सारी बातें ना। चलो तो अब हमको समझ में आया तो कि हमको जल प्रवाह निकालना था, किसी शावर से किसी भी इससे निकलने वाले जल का प्रवाह निकालना है। हमने वहां एक कंटेनर रखा, जो आपने कुछ रख दिया होगा आपके पास में, जो कोई पात्र होगा, है ना, कांच का बीकर रख दिया होगा, जो भी हो, और उसमें जल कलेक्ट हुआ। तो अब आप देखो बच्चों उसमें जो जल कलेक्ट हुआ कौन सी धारा के कारण हुआ, केवल लंबवत धारा, है ना। मतलब कुछ तिरछी भी गिरी होगी उसमें से, तो तिरछी भी आई होगी उस पे धाराएं, तो हम तिरछी वाली में से सिर्फ कौन सी लेंगे, तिरछी धाराओं का जो लंबवत घटक है वही इसमें जल कलेक्ट करेगा, ओके ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम उसमें, है ना, जल संग्रह करेंगे, समय मापते जाएंगे। जैसे मान लो हमने समय 10 सेकेंड देख लिया, ओके, समय 10 सेकेंड तक, ठीक है। फिर क्वांटिटी माप ली हमने, उसमें कितना जल एकत्रित हुआ है उसकी क्वांटिटी माप ली। तो मान लो मुझे यहाँ पे 20 लीटर उसमें जल एकत्रित हुआ है, ओके। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, है ना, द्रव प्रवाह की दर निकालना है। तो क्वांटिटी को भाग दे देंगे समय से, ये 20/10 है ना, 20 लीटर बटे 10 सेकेंड, है ना। तो क्या उत्तर आ गया हमारे पास, 2 लीटर प्रति सेकेंड, मतलब हमको द्रव प्रवाह की दर मिल जाएगी। अभी जो हमको ये इस पे ध्यान नहीं देना है, द्रव प्रवाह की दर पे कैसे निकाला, हमको यहाँ क्या ध्यान लाना है कि अगर हमको यहाँ द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करनी थी, हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में जल को एकत्रित किया, और जल एकत्रित करने में वहां पर सिर्फ कौन सी धाराएं ही ठीक है उपयोगी थी, कौन सी धाराएं जो वहां पर, है ना, ये थी धारा जल संग्रह करने में, है ना, सिर्फ लंबवत धारा ही वहां पर क्या थी, एक महत्वपूर्ण थी, जिनके कारण वहां पे जल एकत्रित हुआ, ओके। ये बात समझ में आ गई। ध्यान रखना क्या काम ने, जल प्रवाह देखना है, हमने एक पात्र लेंगे, पात्र में जल में जो धाराएं आएगी लंबवत धाराएं वही वहां पर महत्वपूर्ण रहेगी, उसी के आधार पर हमको वहां पर
क्या पता चलेगी, उसकी मात्रा पता चलेगी, है ना। लंबवत धाराओं के कारण ही मात्रा है। ये एक उदाहरण हो गया। ओके, अब चलिए बेटा, अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारे विद्युत फ्लक्स की बात पर बेटा। ओके, अब देखना, ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया, दिमाग में इसको बैठा लिया। अब देखो यहाँ पर आओ कि हमने पढ़ा है विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा है जो हमने पढ़ी है, और हमने यहाँ पर उसकी विशेषता बताई थी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व, ठीक है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ओके, मतलब जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी वहां घनत्व अधिक होगा, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे हमने कहा जो है, ये एक हमारे पास क्या है, ये ऐसा पृष्ठ है, इस पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं कैसी है, घनत्व ज्यादा है ना। एक ऐसा पृष्ठ है इसमें विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, ठीक। तो कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, हमने नियम पढ़े, तो हम कहेंगे यहाँ घनत्व ज्यादा है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। मतलब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसके सापेक्ष बता रहे हैं यहाँ पर, उनके घनत्व के आधार पर, है ना, या बोल दो संख्या के आधार पर, ठीक है। यहाँ उतने ही क्षेत्र में संख्या ज्यादा है, यहाँ उतने ही क्षेत्र में संख्या कम है ना। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में संख्या जो है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल, एक समान क्षेत्रफल मान लो, प्रति एकांक क्षेत्रफल में विद्युत बल रेखाओं की संख्या के द्वारा हमको क्या पता चलता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञान होता है जो। ओके, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे एक ये रूम है बच्चों, यहाँ पर इस रूम में विद्युत क्षेत्र है, हमने कहा इस रूम में विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। और हमको किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों मेरा यहाँ हाथ है, जैसे मान लो हमारे रूम की जो छत है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो बल रेखा ऐसी आ रही है नीचे। ओके, तो अब हमको यहाँ पर जहां मेरा हाथ है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि यहाँ तीव्रता कितनी है, प्रबलता कितनी है। क्या करोगे, जैसे ये वाला उदाहरण सोचो, जल का प्रवाह निकालना था, है ना, जल का प्रवाह निकालना, जल की प्रवाह की दर ज्ञात करनी थी। तो हमको पता है कि जल वहां से धाराएं प्रवाहित हो रही है, जल की धाराएं बह रही है। हमने एक पात्र लिया, पात्र में जल को कलेक्ट कर लिया। अब वैसे ही सोचो कि यहाँ विद्युत बल रेखाएं ऐसी आ रही है ना, विद्युत बल रेखाएं आ रही है, और विद्युत बल रेखाओं की संख्या के आधार पर हमको क्या पता चल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने कहा मुझे यहाँ पर कि हमको जहां मेरा हाथ है इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, सोचो, क्या हम ऐसा पात्र तो नहीं लगा सकते, है ना, पात्र नहीं लगा सकते हम, तो हम क्या ले लेंगे, वहां पर एक पृष्ठ ले लेंगे, एक पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे कि यहाँ इतना बड़ा एक पृष्ठ है, और उस पृष्ठ में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को गिन लेंगे, संख्या को काउंट कर लेंगे। ओके, तो वो संख्या के आधार पर हमको उस क्षेत्र पर क्या पता चल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया। जैसे जल का प्रवाह ज्ञात करना था, जल की प्रवाह की दर ज्ञात करनी थी जो, है ना, जल की प्रवाह की दर ज्ञात करनी थी। हमने एक पात्र लिया और उस पात्र में, है ना, जल को संग्रहित किया। तो पात्र में जल किसके कारण संग्रहित हो रहा था, लंबवत धारा। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने कहा जो, है ना, ये हमारा एक रूम है, उसमें ऐसे विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र मतलब उसकी जो छत है ऐसी धनात्मक आवेश है। अब पूरे रूम में विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत बल रेखा ऐसी जा रही होगी, है ना, विद्युत बल रेखाएं इस तरह से है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, किसी बिंदु ए पर, किसी बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, क्या करोगे, जैसे यहाँ पात्र रखा है, यहाँ हमें क्षेत्रफल ले लेंगे। ओके, और उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। और कौन सी बल रेखा है, लंबवत बल रेखा है। हो सकता है ना कि वहां से उससे भी जो बल रेखा ऐसी भी जा सकती है। चलो इधर बना देता हूं एक चित्र ऐसे, है ना, मतलब जो हमने पृष्ठ लिया है ये ऐसा पृष्ठ हमने लिया है, तो इस पृष्ठ से कुछ बल रेखाएं डायरेक्ट ऐसी जाएगी,
और कुछ बल रेखाएं ऐसी जाएगी। तो पृष्ठ से कौन सी बल रेखाएं हम गिनेंगे? जो तिरछी जा रही है उनका सिर्फ कौन सा घटक लेंगे? तिरछी जाने वाली दो दिशाओं में जा रही है, एक लंबवत नीचे और एक क्षैतिज दिशा में। तो यहां पर हम एक पृष्ठ ले लेंगे, उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को माप लेंगे, ओके, उनकी गणना कर लेंगे, तो हमको वहां पर क्या पता चल जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आयन समझ में? बिल्कुल वैसी कॉन्सेप्ट है जैसे जल की धारा प्रवाहित हो रही थी, जल का क्वांटिटी पता करनी थी, जल प्रवाह की दर आपने लिया है, यहाँ पर पात्र लगा दिया, और पात्र में कौन सी धारा ही रिस्पॉन्सिबल है भरने के लिए? लंबवत धारा। इसी तरह एक रूम है, एक जगह, एक स्थान है, वहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, कहीं पर भी ले सकते हो। विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमको पता है कि वहां विद्युत क्षेत्र है, तीव्रता ज्ञात करनी, तो हम वहां किसकी कल्पना कर लेंगे? पृष्ठ की। और उस पृष्ठ से सिर्फ कौन सी बल रेखाएं गिनेंगे, कौन सी बल रेखाओं की संख्या की गणना करेंगे? जो लंबवत जा रही है ना, जैसे ये लंबवत धारा है वैसी लंबवत वाली ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ एक क्षेत्रफल ले लिया, तो इससे हम किन को इग्नोर कर देंगे? जो तिरछी जा रही होंगी उन धाराओं को इग्नोर कर देंगे, और उनका सिर्फ कौन सा घटक लेंगे? लंबवत घटक लेंगे, तिरछी आने वालों का लंबवत घटक। यहाँ निकालना है विद्युत क्षेत्र, यहाँ पृष्ठ मान लोगे, ओके, मतलब बराबर इस करके देखो, यहाँ पर क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल का एरिया लिया हमने, ए क्षेत्रफल वाला पृष्ठ लिया, उसको रखा, उसमें हमने देखा बल रेखाओं की संख्या कितनी है? 100, है ना। फिर उतने ही बड़े क्षेत्रफल वाला हमने वही क्षेत्रफल बिंदु बी पर रख दिया। बी पर हमने बल रेखाएं देखी कितनी है? लंबवत वाली, उससे गुजरने वाली लंबवत बल रेखाएं कितनी है? 50। तो इसका मतलब क्षेत्रफल दोनों जगह सेम रखा गया था, यहाँ बल रेखा की संख्या ज्यादा है, यहाँ बल रेखा की संख्या कम, तो बल रेखाओं की संख्या ही तो हमको क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की माप। तो हम बोल देंगे बी पर विद्युत क्षेत्र कम है, ए पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। आया समझ में? क्या बात हुई? किसी स्थान पर, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं के आधार, विद्युत बल रेखाओं की संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं। किसी, फिर से सुनना, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की गणना उस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या के आधार पर भी की जा सकती है ना। मतलब हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के सूत्र बहुत सारे हैं। हमने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, अभी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला। अब हमको उस सोर्स से मतलब नहीं है कि वो द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र है या किसका, हमको सिर्फ तीव्रता देखनी है, किसी स्थान पर तीव्रता देखनी है। मान लो इस रूम में है, यहाँ बच्चों मैंने कहा कि मेरा जहाँ हाथ है वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। वहां आप किसकी कल्पना कर लोगे? पृष्ठ की। उस पृष्ठ से लंबवत जाने वाली बल रेखाओं की संख्या, किसकी संख्या? ओके, ये लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को काउंट कर लेंगे, वहां पर क्या पता चल जाएगा हमको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, पृष्ठ के सापेक्ष बल रेखाओं की संख्या, लंबवत बल रेखाओं की संख्या। ओके, अब देखना बच्चों, हमने कितना बड़ा शब्द लिखा? किसी पृष्ठ से, है ना, सिर्फ इतने पे ध्यान दो, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अब ये इतना बड़ा शब्द के बदले जो हमने एक नया शब्द बना दिया। क्या बना दिया? विद्युत फ्लक्स। ओके, तो विद्युत फ्लक्स मतलब कोई नई राशि नहीं है। विद्युत फ्लक्स मतलब क्या ही है? किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आज समझ में? विद्युत फ्लक्स मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको बच्चों कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, नया टर्म है, लेकिन वास्तव में वो किसको ही कहा जा रहा है? विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स माना जाएगा, और जो लंबवत गुजर नहीं रहा है उसको विद्युत फ्लक्स से बाहर रखा जाएगा। ओके, इस तरह से आया समझ में? तो विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको? ये उसकी आवश्यकता की बात थी जो कि विद्युत क्षेत्र की, विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता क्यों हुई। तो किसी स्थान पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तुलना करनी है, तो हम वहां पर क्या करेंगे,
है ना, विद्युत बल रेखाओं की कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम वहां पर एक पृष्ठ लेंगे, उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की गणना कर लेंगे, वही विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत पथ बोल देंगे। मतलब सीधे सीधे कहो कि किसी स्थान पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम वहां उस स्थान पर एक पृष्ठ लेंगे और उस पृष्ठ से संबंध क्या निकाल लेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो हमको वहां पर जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व से हम क्या निकाल रहे थे, तीव्रता। तो घनत्व भी कौन सा, किनका घनत्व, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की। या सीधे बोल लो घनत्व का मतलब क्या है ना, घनत्व का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विद्युत बल रेखाओं की संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल में विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी उसको हम घनत्व बोल रहे हैं, है ना। तो वो भी कौन सी, लंबवत गुजरने वाली। आया समझ में। तो ये तो जो आवश्यकता थी, ठीक है। देखना बच्चों थोड़ा सा हमारा लेक्चर लेंथी हो जाता है इस तरह से थोड़ी सी डिटेल में जाने पर, लेकिन हमको थोड़ा सा फील होना चाहिए क्योंकि वास्तव में विद्युत फ्लक्स की क्यों आवश्यकता पड़ी, फिजिक्स में इसके कॉन्सेप्ट क्यों बनी, कैसे बनी, किस लिए बनी, है ना। फिर वैसे तो जो परिभाषा लिखकर सूत्र बताकर खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगता है इसको कि ऐसा ऐसा होता है ऐसा, लेकिन हमको थोड़ा सा फील होना चाहिए कि हाँ वास्तव में क्या हो रहा है, फिजिक्स में क्या हो रहा है, किस तरह से किस कॉन्सेप्ट को बनाया गया, ये सारी बातें, तो थोड़ा मजा आता है पढ़ने में। तो आज समझ में, है ना, कि किसी स्थान पर, फिर से ध्यान दो, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तुलना गणना करनी है तो उस स्थान पर हम एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे, उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की गणना करेंगे, उसी के आधार पर, संख्या के आधार पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। और उस बल रेखाओं की संख्या को हम, इतना बड़ा शब्द ना बोलते हम क्या बोल देंगे, विद्युत फ्लक्स। तो शॉर्ट में रहता है कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस स्थान पर हम एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे और पृष्ठ से क्या निकाल लेंगे, संबंध विद्युत फ्लक्स। ओके, ये आया, ये हुआ यूज उसका कि हाँ इसलिए विद्युत फ्लक्स यूज होता है। ओके, है ना। ये विद्युत फ्लक्स क्यों बना, क्यों विद्युत फ्लक्स की कॉन्सेप्ट आई, ये इस पर डिस्कशन हुआ कुछ हमारा। अब ठीक है ना, परिभाषा वही लिख दी हमने यहाँ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ध्यान किस पे दे तो, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध, कैसा पढ़ा कैसे जाता है, जिस पृष्ठ से गुजर रही है उस पृष्ठ से संबद्ध बोला जाता है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। और ये कैसी राशि है ना, ये एक अदिश राशि है, संख्या है, संख्या है, नंबर है, तो अदिश राशि है, इसे किससे दर्शाते हैं, फाई से, है ना, फाई का चिन्ह है। ओके, अब उसका सूत्र हम देखते हैं, विद्युत क्षेत्र का मतलब गणना जो हम संख्या एक एक करके नहीं गिनेंगे कि हमने कहा यहाँ पे हम एक क्षेत्र ले लेंगे और क्षेत्रफल से संबंध विद्युत फ्लक्स की गणना या विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की संख्या काउंट कर लेंगे, तो संख्या में से एक एक संख्या नहीं गिनते जाते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ गणितीय सूत्र है। प्रैक्टिकली जो संख्याएं गिनी नहीं जा सकती क्योंकि विद्युत बल रेखाएं होती ही नहीं है वास्तव में। तो संख्या में ऐसा नहीं कि हम एक मशीन लगाएंगे, संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 कितनी संख्या है तब विद्युत क्षेत्र बताएंगे, संख्या सूत्र के आधार पर निकाली जाएगी, है ना, प्रैक्टिकली गिनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो सूत्र क्या होगा उसको अब हम देखें। तो हमने दो स्थितियों में सूत्र बता रहे हैं हम हमारी सुविधा के लिए। जो पहला, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तब इसका सूत्र क्या होगा, और यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर स्थित हो तब इसका सूत्र क्या होगा। ये हमारी सुविधा के लिए, हालांकि मेन सूत्र एक ही रहेगा। चलो समझते हैं इसको अब, ठीक है। तो सूत्र देखो मुझे कैसे बनेगा, ध्यान में यहाँ जैसे हमने कहा हमारे पास धन आवेश, ओके। अब इसकी बल रेखाएं बनेगी, बहुत सारी बल रेखाएं इसकी बनेगी, ठीक है ना। ओके, ये इसी बल रेखाएं बन रही है, बहुत सारे इधर भी बनेगी, हमने इधर भी बना। अब देखो हमको एक बात तो मालूम है, ये आवेश है, आवेश के पास विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है, ये बात पता है हमको, है ना। मतलब मैंने कहा बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, तो आप बोलेंगे प्रबल है। किसकी तुलना में, इधर एक बिंदु बी ले लिया, बिंदु बी पर, बिंदु ए पर प्रबल है, बिंदु बी पर मैं कहोगे जो, तो आप यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा कहोगे, दुर्बल कहोगे, है ना। ये ऐसा लिख दिया आपने, ए और बी, ए पर प्रबल, है ना। अब हमें यहाँ पर
ठीक है, हमने एक पृष्ठ लिया, मतलब बिंदु ए पर हमको क्या निकालना है, पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या। तो हमने पहले यहाँ पर एक क्षेत्रफल लिया, ये यहाँ मान लो बिंदु ए पर हमने एक क्षेत्रफल रखा, ओके, एक क्षेत्रफल रख दिया, ठीक है ना। अब इस क्षेत्रफल से संगत हमने विद्युत बल रेखाएं गिनी, ठीक है। कितनी बल रेखाएं, 1 2 3 4 5 6, इसको भी मान लो, ये बाहर जा रही थोड़ी सी लंबवत, 6 मान लो जिसको, ये उसको छोड़ दो, 5 आ गई, 1 है ना, 2 3 4 5, ठीक है। कहाँ रखा हमने पहले, बिंदु ए पर, तो वहां विद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी आई हमने गिना, तो यहाँ पर 6 आई, ओके। अब देखो यही क्षेत्रफल हम उठाकर बिंदु बी पर रख देते, क्षेत्रफल उतना ही लिया, क्षेत्रफल नहीं बदला, इस क्षेत्रफल को हम उठाकर बिंदु बी पर रख देते हैं, ठीक है। बनाने में तो थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया होगा, लेकिन कंसीडर करना इतना ही बड़ा क्षेत्रफल हम कह रहे हैं। अब बी पर देखो, बी पर विद्युत क्षेत्र कितनी, बल रेखाएं कितनी, 1 2 है ना, उससे संबंधित विद्युत बल रेखाएं कितनी, 2, ओके। अब ये विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम प्रबलता से जोड़े, प्रबलता से जोड़ो, 6 कहां पर है, बिंदु ए पर, है ना। फ्लक्स का मान ज्यादा कहां है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या का मान ज्यादा कहां है, ए पर, ए मतलब जहां विद्युत क्षेत्र कैसा था, प्रबल था, तो जहां है ना, तो जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल है, यहां विद्युत फ्लक्स भी कैसा आया है, अधिक आया है। जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल था, यहां पर विद्युत फ्लक्स भी कैसा आया है, कम आया है, मतलब विद्युत फ्लक्स यहाँ अधिक, विद्युत फ्लक्स यहाँ पर कम। तो विद्युत फ्लक्स जो किस पर निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता पर। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक तो विद्युत फ्लक्स भी अधिक। तो क्या समझ में आया हमको यहाँ पर, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता के अनुक्रमानुपात। पहला घटक समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, विद्युत क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हुआ, ओके। अब दूसरा जो यहाँ देखो, एक बात हमको ये समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र नियत रखते हैं। पहले हमने किसको नियत रखा था, यहाँ पे क्षेत्रफल नियत था, है ना, क्षेत्रफल नहीं बदल रहे थे। एक बार कम तीव्रता वाले पे रखा, एक ज्यादा तीव्रता वाले पे रखा, तो उसके अनुसार फ्लक्स बदला। अब हम ई को नियत रखते हैं, मतलब हम एक ही बिंदु पर रखेंगे, क्षेत्रफल एक ही बिंदु पर लेंगे, यहाँ ई पर, ओके। तो मान लो जो हमने पहला क्षेत्रफल लिया, ये वाला, है ना, पहला क्षेत्रफल लिया, ठीक है। तो उससे बल रेखाएं कितनी आई, पहले क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल 1 से बल रेखाएं आई 6, सॉरी 5, 1 2 3 4 5 मान लो, ये इसको छोड़ दे रहे, उसमें नहीं गिन रहे, है ना। 1 2 बल रेखा हम और बना देते हैं, ठीक है, ऐसा। अब देखो, अब हम बड़ा क्षेत्रफल लेते हैं, ये बड़ा क्षेत्रफल लिया, ओके। बड़ा क्षेत्रफल लिया तो बल रेखाओं की संख्या भी कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्षेत्रफल A2 से संगत बल रेखाएं 9 आ गई, है ना। इसमें पहले क्षेत्रफल से बल रेखाएं 5, दूसरे से 9 आ गई। तो क्षेत्रफल बड़ा, विद्युत फ्लक्स अधिक। तो क्या समझ में आया, विद्युत फ्लक्स अनुक्रमानुपाती किसके, ए के, ओके। लंबवत रखा हो तो, लंबवत वाली स्थिति में बात की तो अभी उनके बीच का कोण बदलेगा, जैसे हम इसको झुकाओ, जहां पे ऐसे झुकाओ, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी बदलते हुए जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर, ओके। चलिए पहले इतना देखते हैं, हम आगे समझेंगे। तो आया समझ में, जो दोनों को सम्मिलित रूप में अगर हम लिखें तो फाई किसके अनुक्रमानुपाती, ई और ए के मल्टीप्लाई के। जहां ई हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, और ए हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल,
है ना। फिर इसको अनुक्रमानुपाती जो नियतांक लगेगा k होगा, k का मान 1 ही होगा इंटू a, ये सूत्र बनेगा। अगर लंबवत रखा है पृष्ठ तो ये सूत्र आएगा। तो क्या समझ में आया हमको, यदि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, लंबवत से मतलब जैसे ये देखो जो चित्र में है ना, कैसे समझना है इसको, ये एक रिंग है जो हमने जो पृष्ठ बताया है, समझना यहाँ हमने जो पृष्ठ दिखाया है वो ऐसा पृष्ठ लिया है, गोलाकार वृत्ताकार, और इस वृत्ताकार पृष्ठ को हमने यहाँ ऐसा रखा हुआ दिखाया है, ऐसा पृष्ठ ऐसा है। ओके, तो इसकी क्षेत्रफल सदिश इधर है, ध्यान देना क्षेत्रफल सदिश पे भी ध्यान देना हमको यहाँ पर, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश ये ds से दर्शाया है, और विद्युत क्षेत्र को जो विद्युत बल रेखाओं को ये इससे दर्शाया है ना। तो ये हमारी हो गई इसकी क्षेत्रफल सदिश। ओके, है ना, मतलब क्षेत्रफल अगर लंबवत रखा है, ध्यान दो क्षेत्रफल लंबवत रखा है विद्युत क्षेत्र के, तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों किसी दिशा में होंगे, समान दिशा में। समान दिशा में होगी तो उनके बीच का कोण कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। ओके, इस स्थिति में सूत्र क्या आया हमारे पास, E इंटू ए। E मतलब क्या था, विद्युत क्षेत्र, और A क्या था, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो परिभाषा वही बना दो, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तब कैसा लिखा जाता है, ध्यान देते हो, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, ठीक है, उस बिंदु पर ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्या है ये, पृष्ठ का प्रभावी क्षेत्रफल, पृष्ठ के प्रभावी क्षेत्रफल। अभी प्रभावी क्षेत्रफल का मतलब है कि हम आगे समझेंगे, है ना, क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है ना, ये भी हमारे पास सूत्र है ना। ये परिभाषा हमने उसकी बना दी, है ना। अब उसको शब्दों में भी लिख दो, यहां पर लिखना है तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स कितना हो गया यहाँ, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र गुणित प्रभावी क्षेत्रफल, है ना, शब्दों में भी लिखते। ध्यान रखना मुझे सूत्र का आगे हम कई बार उपयोग करें। तो विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर E, और पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने मान लिया ds से दर्शा देते हैं, है ना, इसको क्षेत्रफल को भी ds से दर्शा देते हैं। ओके, तो E इंटू ds, ये हो गया हमारे पास उसका सूत्र, ठीक है ना। यदि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ लंबवत हो तब ऐसा ध्यान देना मुझे, यहाँ पर पृष्ठ लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में आएगी। अब देखो जो विद्युत क्षेत्र है वो, है ना, विद्युत फ्लक्स जो है वो किस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और फ्लक्स के बीच के कोण पर। देखो ऐसे यहां पर हमने ये बल रेखाएं बताई है, ओके, ऐसे। अब मैं एक पृष्ठ यहां लंबवत रखता हूं ऐसे, ओके। अब यहां से जो मैं इस पृष्ठ को थोड़ा सा झुका देता हूं, है ना, ऐसे मैंने झुका दिया इसको, ऐसे, है ना, इधर घुमा दिया उसको, ऐसे था, है ना, ये ऐसे था, अब यहां ऐसे घुमा दिया, कोण बदल दिया, उनके बीच का कोण बदल दिया। ओके, तो क्या दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की या विद्युत फ्लक्स समान है? आप देखो यहां देखो 1 2 3, है ना, यहाँ कितनी है 1 और 2, मतलब विद्युत क्षेत्र में अगर पृष्ठ का कोण बदलेगा, पृष्ठ का झुकाव बदलेगा, तो विद्युत फ्लक्स भी बदलेगा, है ना। किस तरह से बदलेगा?
अब हम उसका एक सूत्र से निकाल लेते हैं, हालांकि यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो समझ में आया। अब दूसरा केस हम दे रहे हैं, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर स्थित हो तब विद्युत फ्लक्स का सूत्र कितना होगा। ठीक है ना। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत फ्लक्स जो है क्षेत्रफल के और विद्युत क्षेत्र के से अतिरिक्त किस पर भी निर्भर करेगा, इस क्षेत्रफल के झुकाव पर भी निर्भर करेगा। क्षेत्रफल का झुकाव बदलेगा, उसमें कोण बदलेगा, स्थिति बदलेगी, विद्युत फ्लक्स भी बदलेगा। इसलिए हम दूसरा सूत्र यहाँ पढ़ रहे हैं। ओके, चलो अब ये दूसरा सूत्र कैसे बनेगा उसको भी बना के देख लेते हैं। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ये क्षेत्रफल ले लिया। ओके, और ये उसकी हमने क्षेत्रफल सदिश दिखा दी ds, ये ds। ठीक। अब यहां जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र मान लिया है ना, थीटा कोण पर है, मतलब समान दिशा में नहीं है, ऐसे जो हमारा क्षेत्रफल है वो किसी कोण पर झुका हुआ रखा हुआ है। ठीक है ना। किसी दो ही रेखा दिखा देते हैं बस। ओके, चलो विद्युत क्षेत्र किसी कोण पर, थीटा कोण पर है। अब इसमें क्या होगा, हमें तो बल विद्युत फ्लक्स निकालना है, लेकिन हमको पता है कि विद्युत फ्लक्स बनाने में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना सिर्फ किसके कारण होगी वहां पर। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत बल रेखाओं के कारण होगी। तो हम यहाँ विद्युत क्षेत्र को उसके समकोणी घटकों में वियोजित कर लेंगे, है ना। तो विद्युत क्षेत्र के समकोणी घटक क्या होंगे, देखो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, इसको हम लंब घटकों में वियोजित कर रहे हैं। तो एक घटक उसका ये आ जाएगा, है ना, E sin थीटा, और एक घटक इधर ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये यहाँ दिखा देते हैं इसी, एक घटक E cos थीटा, यही आएगा ना। क्षेत्रफल सदिश अलग से दिखाना, अलग से दिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। चलो हम क्षेत्रफल सदिश को यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, इसको पूरा, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र और ये हमारा क्षेत्रफल सदिश इधर दिखा दिया। ओके, आज समझ में, तो हमने यहाँ विद्युत क्षेत्र को किसमें विभक्त कर लिया, समकोणी घटकों में। तो एक घटक उसका किधर आ गया, एक घटक पृष्ठ के समांतर, है ना, ये पृष्ठ ऐसा है, तो एक घटक पृष्ठ के समांतर आया। तो इस वाले घटक से विद्युत क्षेत्र का ये वाला जो घटक है, इसके कारण इससे लंबवत कोई रेखाएं नहीं जाएगी। तो इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र कौन सा है, कौन सा घटक है, लंबवत वाला E cos थीटा, है ना। तो इस पर जो विद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजरेगी वो सिर्फ कौन से विद्युत क्षेत्र के कारण गुजरेगी, E cos थीटा के कारण, है ना। मतलब यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत कौन से क्षेत्र के कारण होगी, E cos थीटा के कारण। तो हम गणना में यहाँ विद्युत क्षेत्र के स्थान पर किसको लेंगे, विद्युत क्षेत्र के घटक को, E cos थीटा को। ठीक है, बाकी तो मुझे सेम वही बातें रहेगी। इसका क्षेत्रफल हमने बता दिया ds से। ओके, अब देखो यहाँ पर, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर स्थित हो तब पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होता है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब जैसे सूत्र यही है, मुख्य सूत्र यही है उसका, है ना, विद्युत क्षेत्र और प्रभावी क्षेत्रफल। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ना लेते हुए हम विद्युत क्षेत्र का क्या लेंगे, घटक लेंगे। तो विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, ये मतलब अंतर है, यहाँ E के बदले E cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर जो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल। ओके, तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा क्या हमारे पास, E ds, है ना, ये ऐसा E cos थीटा इंटू
ds। तो फाई बराबर आ गया ई ds cos थीटा। ओके, ये सूत्र है। या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, है ना, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में फाई बराबर आ जाएगा यहाँ ई डॉट ds। कहाँ से आया, अभी हमने पढ़ा है जब जो सदिश रूप में लिखा हमने इसको, है ना। तो सदिश रूप में क्या है उसके हमारे पास, ठीक है ना, ध्यान रखिए जो विद्युत फ्लक्स का सदिश रूप है ईडीएस, है ना, और उसे हम सामान्य रूप में लिखें तो ईडीएस कॉस थीटा आएगा, अदिश रूप में लिखे तो ईडीएस कॉस थीटा। ओके, कहाँ से आया ये, हमने पढ़ा था ए डॉट बी बराबर किसके बराबर आता है, ए बी कॉस थीटा की, है ना, जहां ए और बी दो सदिशों का परिमाण कॉस थीटा उनके बीच की कोण की कोज्या का गुणनफल है ना ये। तो ये इस रूप में है, इसको हमने ए डॉट बी लिखा, यही रूप है बेटा। ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, डीएस यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश, और थीटा उनके बीच का कोण, मतलब ई विद्युत क्षेत्र, डीएस क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी सदिश राशि है, और थीटा उनके बीच का कोण, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, किसके बीच का, ध्यान रखना, थीटा। जो फिर से इसको फिर से फोकस करो इस बात पर जो बात कह रहा हूं, थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, क्षेत्रफल के बीच का नहीं, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ओके, मतलब ध्यान देना इसका, अभी हम आपको समझ में आ जाए कि क्षेत्रफल सदिश और इसमें क्या अंतर है ना। तो ये उनके बीच का कोण है, सदिश रूप में लिख दिया। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जो, है ना, एक और परिभाषा लिख सकते हो यहाँ पे कि पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ अगर आपको लिखना है परिभाषा तो आप लिख देना मुझे, है ना, ठीक है। क्या लिखोगे, किसी पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र एवं पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ओके, लिखना चाहो तो ये रहा जो हमारे पास उसका व्यंजक, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जो ये हमारे पास, हमको एक बात समझ में आई कि जो विद्युत क्षेत्र है ना, मतलब विद्युत फ्लक्स जो है ई पर तो निर्भर कर ही रहा है, तीन कारकों पे निर्भर करेगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, और उनके बीच का कोण जो है, कोण मतलब झुकाव, अभी हमने समझा था, उनके बीच का कोण झुकाव बदलेगा तो विद्युत फ्लक्स का मान भी बदलेगा, है ना। तो वो झुकाव के साथ किस तरह से बदलता है उसको अब हम विशेष स्थितियों में देखते हैं जो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ जो अगर आप इसको एक परिभाषा और लिखना चाहें तो लिख सकते हो, इसकी परिभाषा में इसके आधार पे परिभाषा हमने लिख दी है ना। और अदिश गुणनफल से मिलने वाली राशि कैसी होती है, अदिश होती है, इसलिए जो फाई है वो हमारा क्या है, एक अदिश राशि, फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखो यहाँ पर हमने क्या नोट किया कि विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल की स्थिति के साथ भी बदलेगा, कोण बदलेगा, उनके बीच का झुकाव बदलेगा तो विद्युत फ्लक्स भी बदलेगा। अब हम वही चीज विशेष स्थितियों में देख रहे हैं, ठीक है ना। विशेष स्थिति हम देख रहे हैं, पहला, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, ठीक है। अब समांतर स्थित हो बच्चों, समांतर के चलो चित्र से दिखा देते हैं एक बार, ये ऐसा है ना, ये क्षेत्रफल ऐसा रखा, ठीक है ना। समांतर होने का मतलब, या ऐसे नहीं दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, समांतर तो आप कैसे भी दिखा सकते हो, समांतर एक और तरीके से दिखा देते हैं, मतलब जो हमारा प्रश्न है वो ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र इधर, ओके, और ये समांतर रखा है तो ये उसकी क्षेत्रफल सदिश इधर, ध्यान देना, है ना। ये विद्युत क्षेत्र इधर आ गया, ओके, और ऐसा। अब देखो समांतर से मतलब तो यहाँ पर कैसे रखने की बात करी हमने,
ये यही पृष्ठ हम गोलाकार पृष्ठ ही लेकर चल रहे हैं, वृत्ताकार इसी को लेकर चल रहे हैं हम। तो पृष्ठ ये ऐसा अभी ऐसा रखा हुआ है, ये वाले चित्र में ऐसा है, हमने ऐसा रखा उसको समांतर, तो सामने से हमको कैसा दिखाई दे रहा है वो वृत्ताकार, या उसको ऐसा रखा है ना, ऐसा रखा, एक मिनट है ना, चलो पहले तो ये जैसा ऐसा गोलाकार था, ये ऐसा रखा था ये वाले में, अब हमने समांतर कहा, तो समांतर में हमने ऐसा बोला। समांतर आप ऐसा बता सकते हो, मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसा है ना, ऐसा विद्युत क्षेत्र ऐसा जाएगा, ठीक है, विद्युत बल रेखा ऐसी जाएगी, ये उसका पृष्ठ उसके समांतर है, या फिर समांतर ऐसा भी बता सकते हो, इस तरह से भी दिखा सकते हो, ये ऐसा चित्र दोनों होता है, ये ऐसा समांतर बताओ, ये ऐसे बताओ, तो विद्युत बल रेखा ऐसी। अब आप देखो जो कि अगर विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ समांतर हो गए है ना, तो क्या इससे लंबवत बल रेखाएं गुजरेगी, इससे संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इससे संबंध विद्युत फ्लक्स मतलब इससे लंबवत गुजरने वाली बल रेखा है, तो क्या इससे लंबवत बल रेखाएं गुजरेगी, अगर ये ऐसा रखा हुआ है तो बल रेखाएं तो ऐसी चली जाएगी, इधर कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, लंबवत कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, लंबवत नहीं गुजरेगी मतलब विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, ये हमारे कॉन्सेप्ट से हम बोल रहे हैं, वही चीज हम सूत्र से भी निकालेंगे, मतलब वो विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, ऐसा रखा है या ऐसा रखा है, तो विद्युत फ्लक्स 0 आना चाहिए, है ना। चलिए अब देखो, ये हमने दोनों चित्र बताए, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र कोण का मान कितना होगा बताओ, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, तो हम जो समांतर शब्द सुनते से ही हम 0 बोल देते है ना, हमने इससे पहले कई ऐसी स्थितियां पढ़ी है कि जहाँ समांतर का मतलब हम या तो 180 निकालते हैं या तो 0 निकालते, यहाँ समांतर शब्द से 180 मतलब नहीं आएगा, या 0 नहीं रखोगे, अगर ध्यान दो यहाँ पर विद्युत, ये जो थीटा कोण है, थीटा किसके बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, पहले ही बोला था जो, किसके बीच का कोण, क्षेत्रफल सदिश और थीटा के बीच का कोण, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, तो क्षेत्रफल की दिशा इधर होती है ना, देखो तो ये रखा हुआ है ऐसा, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, विद्युत क्षेत्र इधर, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, दोनों के बीच का कोण 190 हो गया ना, यहाँ से 90 हो गया, तो थीटा 90, ध्यान रखना यहाँ पे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, समांतर हम सुनते से 0 रख देते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ ध्यान रखना क्योंकि ds और e के बीच का कोण है वो, ओके चलो, है ना। तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर e ds cos थीटा, सूत्र रखा एक बार, e ds cos 90 है ना, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स भी होगा 0, ओके है ना, मतलब 0 रहेगा, फिर उससे कोई विद्युत फ्लक्स बद्ध नहीं होगा, और वही हम कॉन्सेप्ट से भी समझ चुके थे ना, हमने बोला लंबवत तो कोई रेखाएं गुजरेगी नहीं उससे, ठीक है ना। चलो दूसरा होता है यहाँ पर, ठीक है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, है ना, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, इनके बीच का कोण कितना होगा, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र, है ना, और क्षेत्रफल सदिश ये वाली, तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो गया, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 हो गया, दोनों एक ही दिशा में रहेगी, लंबवत हो तो, है ना। तो इस स्थिति में तब थीटा फाई बराबर e ds cos थीटा से, तो फाई का मान आ जाएगा हमारे पास e ds cos 0, और cos 0 का मतलब cos 0 होता है जो, cos 0 का मान होता है 1, और ये उसका अधिकतम मान है ना, और ये उसका अधिकतम मान है, तो फिर फाई का भी e ds अधिकतम मान आएगा, और अधिकतम मान होगा इतना, ओके
तो ये रहा जो हमारे पास विद्युत फ्लक्स उसका सूत्र। ओके, क्या समझ में आया हमको? यहाँ पर देखना बच्चा, अगर हम कहें कि हम विद्युत फ्लक्स कहीं बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मापना चाह रहे हैं और उस बिंदु पर हमने एक पृष्ठ रखा और उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स 0 आया, तो क्या वहां पर विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा? ध्यान दो कि जिस बिंदु पर विद्युत फ्लक्स शून्य है, क्या उस बिंदु पर विद्युत फ्लक्स भी विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा? मतलब विद्युत फ्लक्स शून्य होना हमको ये नहीं बताता है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है या नहीं। जहां विद्युत क्षेत्र हो सकता है उस बिंदु पर विद्युत फ्लक्स शून्य भी आ सकता है। ये देखो भाई, वहां विद्युत क्षेत्र तो था लेकिन वहां विद्युत फ्लक्स कितना आया? 0 आया। मतलब ध्यान दे कि विद्युत फ्लक्स की उपस्थिति है ना, विद्युत फ्लक्स की उपस्थिति इस बात का सबूत नहीं है या अनुपस्थिति इस बात का सबूत नहीं है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र भी अनुपस्थित है। विद्युत फ्लक्स अनुपस्थित या शून्य होने पर भी विद्युत क्षेत्र वहां हो सकता है। ध्यान रखना इस बिंदु पर। मतलब हमने कहीं ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि किसी बिंदु पर विद्युत फ्लक्स शून्य है तो क्या वहां विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं भी हो, है ना। मतलब आवश्यक नहीं है कि वहां विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, हो सकता है वहां पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ। ओके, चलिए, है ना। मतलब इस पे ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि यदि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर किसी पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स शून्य है तो क्या विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा? तो हम आंसर क्या देंगे? नहीं, है ना। आवश्यक नहीं है कि वहां विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, है ना। हो सकता है कि वहां विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स के विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ परस्पर समांतर रखे हो। ओके, चलिए, है ना। तो ये था बच्चों हमारे पास विद्युत फ्लक्स उसका सूत्र। मतलब यहाँ देखो बच्चों, हमने हमारी सुविधा के लिए सूत्र तो अलग अलग स्थितियों में पढ़े। वास्तव में मेन सूत्र तो यही है, EDS cos थीटा। ये एक पृष्ठ के छोटे से भाग से हमने क्षेत्रफल को ds क्यों लिया है? यहाँ हम एक पृष्ठ का घटक दिखा रहे हैं, छोटा सा पृष्ठ दिखा रहे हैं, है ना। ठीक है, अगर बंद पृष्ठ हो ये हो तो फिर उसके कुछ अलग तरीका रहेगा। अब देखो ये मुख्य सूत्र यही है, EDS cos थीटा, है ना। और ये जो हमने पढ़ा है ये वाला सूत्र कब स्थिति उपयोगी होगा? जब वो पृष्ठ लंबवत रखा हो, है ना। हालांकि ये सूत्र हमारा नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा जो हमारे पास विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता हम समझ चुके हैं कि क्यों होती है। किसी बिंदु पर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करना है तो वहां पर एक पृष्ठ की कल्पना करके उससे गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या का मापन करके वहां उससे संबंध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हैं। और वो लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हमने नाम दे दिया विद्युत फ्लक्स। ओके, तो ये रहा आपके विद्युत फ्लक्स उसके व्यंजक, है ना। फिर इसका मात्रक आएगा, इसके प्रकार आएंगे, है ना, वो हम देखते हैं। इतना नोट कीजिए। चलिए बच्चे, है ना, अब हम यहाँ पर देखते हैं विद्युत फ्लक्स के प्रकार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तो विद्युत फ्लक्स के सूत्र भी निकाला है, EDS cos थीटा, है ना। और जहाँ जो E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, DS है क्षेत्रफल, है ना। कहीं कहीं तो आप इस सूत्र को ऐसा भी दिखा पाओगे, ठीक है ना। मतलब क्षेत्रफल को हमने यहाँ DS से दिखाया है, कहीं पर A से दिखाएंगे या कहीं पर DA से दिखाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है ना। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। वो तो हमने देखा ही है पहले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तो विद्युत फ्लक्स भी अधिक होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होगा तो विद्युत फ्लक्स भी अधिक होगा, है ना। मतलब विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्रफल के, है ना, पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर नेक्स्ट जो विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच की कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है ना। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसको घुमाते हैं, विद्युत क्षेत्र में अगर हम जैसे ये मान लो कि हमारा विद्युत क्षेत्र E है और जो हमारा क्षेत्रफल है वो इस तरह से लंबवत रखा है, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र और उसकी क्षेत्रफल सदिश दोनों समान दिशा में होंगे तो इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स भी अधिक होगा। अब अगर हम यहाँ पर
मान लो पृष्ठ ऐसा रखा है, जो पृष्ठ को इस स्थिति से हटाना, मतलब इस स्थिति में थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 0 है, तो cos 0 इक्वल टू 1 होगा और फाई अधिकतम होगा। तो इस स्थिति में उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है EDS। ओके, और अगर हम इस स्थिति के अतिरिक्त उसको और घुमा दें, मतलब हम उसे ऐसा कर दें इस तरह से, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इनके बीच का कोण बदल जाएगा, तो फिर विद्युत फ्लक्स भी घट जाएगा। फिर नेक्स्ट हम इसे और अगले चक्र में घुमाकर ऐसा करते हैं, है ना, मतलब मान लो ऐसा रखा था, हम इसे ऐसा रखा था, ऐसा घुमाते आ रहे हैं, ऐसा आया, अब ऐसा आ गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र परस्पर समांतर दिशा लंबवत आ गए, तो यहाँ विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को निरंतर घुमाए तो उससे संबंध विद्युत फ्लक्स भी निरंतर चेंज होता चलेगा। और किस तरह से चेंज होता चलेगा, जब वो लंबवत होगा ऐसे विद्युत क्षेत्र में तो अधिकतम होगा उससे संबंध विद्युत फ्लक्स, ऐसा घुमाएंगे तो कम, फिर ऐसा घुमाएंगे तो और कम हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा वो समांतर तो 0 हो जाएगा, फिर वापस ऐसा होगा, है ना। अगला क्या होगा, तो यहाँ से इसके बाद देखो, है ना, ये ऐसे यहाँ से आए, फिर इसके बाद ये यहाँ हो जाए, तो अगर हम इसको और ऐसा उठाते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसा, तो विद्युत फ्लक्स वापस बढ़ने लगेगा, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स वापस उससे क्या होगा, जो बढ़ने लगेगा, है ना, मतलब अगली स्टेप ऐसा मान लो कि ये घूम के ऐसा हो गया, तो इस स्थिति में क्षेत्रफल सदिश यहाँ आ गया, विद्युत फ्लक्स बढ़ने लगेगा, फिर और घूमते हुए वो ऐसा आ गया, वापस ऐसा आ गया, तो है ना, विद्युत क्षेत्र के लंबवत आ गया, तो ये E और ये क्षेत्रफल सदिश इधर आ गया, तो उसका एक चक्र पूर्ण हो गया, उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स जो वापस कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, लेकिन इस बार न्यूनतम हो मतलब ऋणात्मक में आएगा, ठीक है ना। मतलब ध्यान देना यहाँ कि अगर हम एक क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र, एक पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं ऐसे, तो उससे संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होता चलेगा, परिवर्तित होता चलेगा। तो एक चक्र में 2 बार अधिकतम, मतलब 2 बार वो लंबवत आएगा ना, जैसे ऐसे यहाँ से शुरू किया, फिर अगर घूमकर वापस वो ऐसा आएगा, तो एक चक्र में 2 बार लंबवत होगा तो 2 बार अधिकतम, और एक चक्र में 2 बार वो समांतर होगा तो 2 बार 0 होगा। मतलब विद्युत फ्लक्स का मान जो है अधिकतम EDS से किसके बीच में बदलते रहता है, EDS से 0 के बीच में बदलते रहता है। किसी पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स या तो 0 होगा या EDS होगा या EDS के इनके बीच का कोई मान होगा, तो विद्युत फ्लक्स 0 से लेकर EDS तक बदलते रहता है। EDS मतलब वहां DS उसका क्षेत्रफल होगा, तो इसी के बीच विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होता रहेगा, है ना। तो ये है जो हमारे पास उसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। मतलब सिर्फ सिंबल में से लिख देने तो समझ में आ ही रहा है, वैसे हम पहले ही देख चुके हैं उसको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स के प्रकार की, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, 3 प्रकार उसके रहेंगे। तो विद्युत फ्लक्स को धनात्मक कब कहा जाएगा, जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हो, है ना। जैसे हमारा पृष्ठ है, इसमें विद्युत बल रेखा ऐसे अंदर उससे बाहर निकल रही हो, ठीक है ना, तो उसको पृष्ठ को छोड़ रही हो, बाहर निकल रही हो, तो उस स्थिति में हम उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना कहेंगे, धनात्मक कहेंगे। यदि, है ना, विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकलती हो या विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच दोनों कैसी दिशा में हो, समान दिशा में हो, है ना, समान दिशा वाली स्थिति में, तो समान दिशा में हो या उनके बीच का कोण न्यून कोण हो, तब इस स्थितियों में विद्युत फ्लक्स का मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। मतलब सिंपल से याद रखो जो कि विद्युत फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, उसको धनात्मक ऋणात्मक हम मानते हैं, मतलब उनको हम सदिश बीजगणित के आधार पे जोड़ते हैं, तो चिन्हों के साथ जोड़ा जाएगा। अगर बाहर निकल रही है बल रेखा है तो धन मानेंगे, उनको धनात्मक चिन्ह देंगे, है ना। जैसे ये वाला, ये देखो बीच में कोई, है ना, धन आवेश है और ये कोई चालक है, तो उससे बल रेखा है बाहर निकलेगी, तो उससे संबंध विद्युत फ्लक्स धनात्मक कहलाएगा, है ना। इस तरह से तो धनात्मक कब कब कहेंगे,
बाहर निकल रही हो किसी पृष्ठ को छोड़कर, और विद्युत क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में हो, या उनके बीच का कोण न्यून कोण हो, 90 से छोटा हो, तो धनात्मक कहलाएगा इन स्थितियों में। ठीक है ना। चलिए फिर ये चित्र भी दर्शा दिए हमने। और ऋणात्मक कब, यदि विद्युत बल रेखा है और विद्युत क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है किसी पृष्ठ में, प्रवेश करती है, अंदर एंटर करती है। तो ये जैसे ये देखिए, ये हमारे पास पृष्ठ है ना, इसकी क्षेत्रफल सदिश इधर है, विद्युत बल रेखा उसके अंदर प्रवेश कर रही है। अंदर प्रवेश कब होना माना जाएगा, कब माना जाएगा, जब देखो, जो आप एक चीज और कंक्लूजन हमको ऐसा भी हो सकता है, ये हमने एक क्षेत्रफल बना दिया, ओके, मैंने बोला इसकी क्षेत्रफल सदिश BS इधर है, अब ये बल रेखा है ऐसे आ रही, अब आप इसको अंदर आना मानोगी कि बाहर निकलते मानोगे? इसको देख के तो हमको लग रहा है अंदर आ रही है, इसको अंदर आना माना नहीं जाएगा। अंदर आना किसको माना जाएगा, पृष्ठ के अंदर आना माना किसको जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र उसके क्षेत्रफल सदिश की विपरीत दिशा में चलकर आ रही हो, उनको हम बोलते हैं कि वो पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है, जो है ना, उनको हम कहते हैं कि वो पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है। ये अंदर नहीं आ रही है, ये तो इधर आएगी ना, किसकी दिशा में आएगी, उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा में। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, अंदर आना माने तो किसको माने, तो जो क्षेत्रफल सदिश की विपरीत दिशा में है उसको अंदर आते हुए मानते हैं। ठीक है ना, मतलब ये हमारा एक क्षेत्रफल है, जो इसका पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर है इसकी दिशा, तो इधर जो आएगी उनको अंदर आना माना जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से जो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे, ये एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर हमने आवेश रखा है, ओके, यहाँ हमने कोई पृष्ठ ले लिया ऐसे, है ना, बंद पृष्ठ लिया, उस पर एक क्षेत्रफल ले लिया एक छोटा सा, तो इसकी क्षेत्रफल की दिशा इधर है ना ऐसे, तो अंदर आने वाली रेखा है किसको मानोगे, ये इस वाली को कि इस वाली को, तो ये अंदर आने वाली ये है, ये तो क्या है, बाहर निकलने वाली है। ठीक है ना, समझ में आया, अंदर और बाहर किसको माना जाएगा। ठीक, तो यदि बल रेखा है पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है, या क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में हो, ओके, या उनके बीच का कोण अधिक कोण हो, 90 से अधिक हो, ज्यादा हो, ओके, तो उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स माना जाता है ना। चलिए, तो ये था जो, फिर उसका एक प्रकार आएगा शून्य विद्युत फ्लक्स, है ना, उसको भी हम देखते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए जो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जल्दी से आगे देखते हैं। ओके, चलिए बच्चों, ना नेक्स्ट देखते हैं हम इसका अगला प्रकार, शून्य विद्युत फ्लक्स, है ना, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। तो धनात्मक और ऋणात्मक कब कहेंगे जो हम देख चुके हैं, है ना। तो जैसे बच्चों हमारे पास मान लो एक है ना, ऐसा कोई पृष्ठ है, बॉक्स जैसा तो, है ना, और इस पे कोई धनावेश यहाँ रखा है, ठीक है, तो इससे बल रेखा ऐसे उत्पन्न होगी और ये उसके पृष्ठ में प्रवेश करेगी, तो एक पृष्ठ पे प्रवेश करेगी और इस पृष्ठ से बाहर निकलेगी, है ना। तो इस पृष्ठ से संबंध अगर हम विद्युत फ्लक्स निकाले ऐसे, तो इसमें बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है, तो इससे संबंध विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, माइनस, है ना। मान लो ये कितनी रेखाएं प्रवेश कर रही है, 4 रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है, 4 बाहर आ रही, तो 4 रेखाएं अंदर आ रही है, माइनस अंदर आने वाला ऋणात्मक, बाहर निकलने वाला कितना है 4, तो धनात्मक। तो यहाँ ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स और धनात्मक विद्युत फ्लक्स दोनों बराबर है, तो परिणामी विद्युत फ्लक्स कितना हो गया उसका 0, है ना। तो इस तरह से मतलब 0 विद्युत फ्लक्स कब होगा, जब किसी पृष्ठ से है ना गुजरने में प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या या गुजरने वाला प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स और बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स की मात्रा बराबर हो, या प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या और बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या बराबर हो, तो पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ओके, मतलब इसमें कोई विद्युत फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो धनात्मक 0 बोलने का एक और कारण है, या दूसरा हम देख ही चुके हैं कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की कैसा रखाव, लंबवत रखाव। लंबवत रखाव इस स्थिति में
तब भी विद्युत फ्लक्स कितना होगा, उससे गुजरने वाला 0 होगा जो है ना। तो दो स्थितियों में विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, या तो जितनी बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही उतनी बल रेखा है बाहर निकल जाए तो हम कहेंगे उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स वहां पर कितना है, शून्य है जो, ओके है ना। और नेक्स्ट जो, ठीक है, इसमें देखिए ये हमने मान लिया तो यहाँ पर हमने धनावेश और ये एक कोई चालक जैसा बता दिया जिसके एक सिरे पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश है। तो इधर से जितनी बल रेखाएं निकलेगी ये इस तरह से जो ये हमारा है ना, इधर से बल रेखाएं निकलेगी, ठीक है, इधर से कुछ बल रेखा हमने निकलते हुए दिखा दी और उतनी ही बल रेखा यहाँ पे प्रवेश करते हुए दिखा देते। तो इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स पूरा बनाने में तो आप ऐसा कर्व बना सकते हो। तो इससे रिलेटेड विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा जो, ठीक है ना, है ना। अब यहाँ पर देखना जो एक चीज, एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने कहा ये चालक है, ओके। अब एक बात ध्यान दे कि हमने कहा ये धन आवेश है, तो हमने कहा मुझे यहाँ से बल रेखा ऐसे उत्पन्न हो रही और इस पृष्ठ पे अंदर प्रवेश कर रही है और यहाँ से निकल रही। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये बल रेखा यहाँ से प्रवेश करी इसके अंदर चलते हुए जाएगी फिर यहाँ से प्रवेश कर रही है ना, ऐसे नहीं सोचना मुझे कि विद्युत बल रेखा है यहाँ से अंदर घुसी, चालक के अंदर चलते गई और यहाँ से बाहर निकली, ऐसा नहीं मुझे। मतलब हम इस बल रेखा को यहीं पर खत्म मानेंगे और इस बल रेखा को यहीं से उत्पन्न हुआ मानेंगे। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कभी कि बल रेखा अंदर भी चलते हुए आई होगी। बल रेखा अंदर आने का, चलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हम उपस्थित है ऐसा बता रहे हैं, है ना। हमने कहा एक बल चालक है और हम ऐसा सोच रहे हैं कभी कि बल रेखा अंदर यहाँ से अंदर गई और इसके अंदर चलते चलते यहाँ से निकल गई। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, हम अंदर भी इसकी उपस्थिति मान रहे हैं, है ना, बल रेखा की उपस्थिति हम अगर मान रहे हैं तो वहां पर कौन भी उपस्थित होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र, है ना, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है इस स्थिर विद्युत स्थिति में। और ये शून्य कब होगा कि होगा, ये हम आगे सिद्ध करने वाले हैं। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो हम वहां पर ऐसा कभी नहीं मानेंगे, बल रेखा भी हमको वहां शून्य ही बतानी पड़ेगी। तो इसलिए हम हमेशा, आप कभी भी ऐसा मत कंसीडर करना। जैसे आपको बोल दिया गया कि ये बताओ एक चालक है, इस पर शून्य बल रेखाएं बनाओ, तो आप या ऐसे बोलो कि मैंने ऐसा पूछा कि ये बल रेखा ऐसे अंदर जा रही है तो क्या ये अंदर चलते चलते यहाँ से बाहर निकलेगी, तो आप कहोगे ये बल रेखा यहीं समाप्त हो गई और बल ये वाली बल रेखा यहाँ से उत्पन्न हुई, अंदर हम कोई बल रेखा नहीं बनाएंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो नियम है ना। चलो, तो ये तो होगी उसकी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा कि बाहर और अंदर आने वाली बल रेखाओं की संख्या समान हो तो उससे संबंधित फ्लक्स शून्य होता है, या पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र लंबवत हो, है ना, मतलब क्षेत्रफल सदिश या पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ, विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल सदिश परस्पर लंबवत हो, ये क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स के समांतर रखा हो, ऐसा एक और बढ़ा सकते हो आप, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमको देखना है मात्रक, ठीक है। अगला है विद्युत फ्लक्स के मात्रक, ठीक है। तो पहला हम देख रहे थे एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में ही देखेंगे बस, सीरीज में आपको लिख सकते। तो उसका मात्रक तो कहाँ से निकल जाएगा, सूत्र से। विद्युत फ्लक्स का सूत्र ये है EDS, है ना। तो यहाँ से मात्रक बना लो उसका। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है ना, बल और न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। क्या है तो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम। और DS क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया ये, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। सिंबल में लिखना है, ऐसा लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। फिर इसको, है ना, किसके रूप में बदल रहे हैं तो हम, है ना, मूल मात्रकों के रूप में, मतलब किलोग्राम मीटर इसके आधार पे बदल रहे। तो न्यूटन बल का सूत्र है, ध्यान देना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर
कूलाम। इसको हम अन्य रूप में मूल मात्रकों में ला रहे हैं। तो बल मात्रक, बल किसका सूत्र है, एक सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इसके आधार पे बल को, न्यूटन को क्या लिखा जा सकता है, तो न्यूटन को द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है ना, और इसका त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन को लिखा हमने, है ना, न्यूटन को लिखा। फिर इधर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम, कूलाम, ठीक है। ये आवेश का मात्रक धारा गुणित समय। तो इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर गुणित सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है ना। तो किलोग्राम यहां से देखो तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर की घात 3 है ना, और एम्पियर और सेकेंड की घात 3, ये बन जाएगा उसका मात्रक। ये किलोग्राम, मीटर, मीटर इसकी घात 3, ये सेकेंड नीचे आके इसकी घात ऐसा हो जाएगा ना। ये आ गया हमारे पास उसका विमीय मात्रक उसका। फिर सीजीएस में बदलना है आपको तो बदल सकते हो। सीजीएस में स्थिर विद्युत में इसको डायल लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर स्थिर कूलाम, है ना, वो बदलते आता है, आपको बदलना है तो आप बदल के लिख देना, है ना। हम यहाँ विमीय सूत्र देख रहे हैं उसका, ठीक है। तो विमीय सूत्र जो इसी इससे बन जाएगा, है ना, किलोग्राम से, किलोग्राम के लिए m, मीटर से l की घात 3, है ना, t सेकेंड इसकी घात -3, एम्पियर के लिए a इसकी घात -1। ये आ गया हमारे पास विद्युत। ओके, तो ये था हमारे पास विद्युत फ्लक्स, उसके प्रकार, है ना, उसकी आवश्यकता, और ठीक है ना, विमीय सूत्र। तो विद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये और ये, है ना, ध्यान रखिए। तो कहाँ से बनाना सीखो उसको, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मतलब ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रहता है बच्चे, ये आपको ये कंफ्यूज कर जाता है। तो मात्रक तो याद रहेगा ना, मात्रक किससे बना सकते हो, नहीं मात्रक भी याद नहीं है तो सूत्र से तो बना सकते हो, सूत्र तो याद रहेगा, ईडीएस। तो ये न्यूटन बटे कूलाम और इंटू मीटर स्क्वायर। तो फिर न्यूटन का आप विमीय सूत्र रखना है एमएल, उससे ये सब आपको आता है, तो उसके आधार पे ऐसे। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए।